Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Shri Abhishek Awasthi from eFiles एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी ITR 1 एंड 2 की ड्यू डेट बहुत ही करीब है। जल्दी से जल्दी जितने भी लोगों ने अपनी ITR को फाइल नहीं करा है, वो अपनी ITR फाइल कर लीजिए। सर सारे सेशन अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, जितने भी प्रोफेशनल हैं और जितने भी यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग वाले पर्सन हैं, वो उन वीडियो को देख के अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। मैं बात करूँ सर यहाँ पे ड्यू डेट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इनकम टैक्स पोर्टल ही आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है। सिंपली अगर आप इंडिविजुअल एंड आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है और आपकी यहाँ पे कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आपके लिए 31 ऑफ जुलाई 2026 यहाँ पे ड्यू डेट रहने वाली है। एक और क्वेश्चन रहता है काफ़ी सारे लोगों का, सर हमारा कोई भी टीडीएस तो कटा ही नहीं है बिकॉज़ हमारी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर 12 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी 4 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो आपको अपनी इनकम का ब्यौरा और डाटा यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थ्रू आईटीआर फाइलिंग देना होगा। मैं बात करूँ सर यहाँ पे अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, उससे पहले एक बात कर लेते हैं, अगर आपकी यहाँ पे पीजीबीपी की इनकम है तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट रहने वाली है वो यहाँ पे 31 ऑफ अगस्त रहने वाली है। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल हो जाती है एंड यहाँ पे आपका टीपी वाला केस नहीं है, तो उस केस में आपके ऊपर जो ड्यू डेट एप्लीकेबल होती है दैट इज योर 31 अक्टूबर, बिकॉज 30 सितंबर आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट रहती है एंड टैक्स ऑडिट वाली आईटीआर की ड्यू डेट आपके यहाँ पे 31 ऑफ अक्टूबर रहा करती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की एंड रिफंड की, क्या यहाँ पे डाटा चल रहा है अभी, हम लोग वो देख लेते हैं। फिर रिफंड कितने दिनों में आता है जनरली, वो भी बात करूंगा। किन वजहों से रिफंड आपका डिले हुआ करता है और आईटीआर में दिक्कत आती है, वो भी सारी बातें आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्टैट देखने को मिलता है। ठीक है सर, यहाँ पे सारा डाटा अवेलेबल है कि कितनी रिटर्न फाइलिंग हुई है, कितनी प्रोसेसिंग हुई है, कितनी वेरिफिकेशन हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 14 करोड़ यहाँ पे इंडिविजुअल हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न फाइल कितनी हुई है अभी तक, 3,15,20,825 यहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अभी तक फाइल हुई हैं। मैं बात करूँ कितनी ई वेरीफाई हुई है, बिकॉज जितनी भी यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग होती है इनको ई वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आपकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेस नहीं होती है। 2,96,21,286 रिटर्न में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1,87,65,544 आईटीआर प्रोसेस हुई हैं एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ही आपका रिफंड यहाँ पे आया करता है। अब हम लोगों को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो आईटीआर की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे कहाँ तक पहुंची है। सो यहाँ पे लॉगिन करके आपको इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आना है, व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका स्टेटस शो करता है अभी तक यहाँ पे इस वाले क्लाइंट का ई वेरीफाई सक्सेसफुली हुई है, प्रोसेसिंग में जाएगी अभी, देन इसका जो रिफंड है वो यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर इनकम टैक्स रिफंड में कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ प्रोसेसिंग हमारी लेट हो सकती है, कहाँ पे हमारी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है, वो सारे रीज़न वो सारे फैक्ट की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को आ जाना है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करें, आपके एआईएस टीआईएस के अंदर सेल ऑफ सिक्योरिटी आ रही है, आपके एआईएस टीआईएस के अंदर वीडियो ट्रांजैक्शन आ रही है, तो आप लोग यहाँ पे आईटीआर फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों की प्रोसेसिंग भी डिले होगी और ऑब्वियस सी बात है कि डिफेक्टिव होने के भी चांस इसके अंदर रहेंगे। इन फ्यूचर अगर प्रोसेस हो जाती है, रिफंड भी आ जाता है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी इसके रिगार्डिंग दिक्कतें आ सकती हैं। मैं बात करूं कोई भी आपकी एफएनओ वगैरह है, कोई भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन है, कोई भी बिजनेस रिसीट है, तो आप लोग यहाँ पे ना तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो, ना तो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 फाइल कर सकते हो। तो सारी बातें आपको एनालिसिस करनी है कि आपके 5 हेड में से कौन-कौन सी इनकम है और क्या वो करेक्ट क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। अगर वो फॉर्म के करेक्ट क्राइटेरिया में फॉल कर रही हैं, आपको वो वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है एंड उसकी सही तरीके से फाइलिंग करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपोर्ट करनी है सारी इनकम। ठीक है, सैलरी की भी इनकम रिपोर्ट करनी है, इंटरेस्ट की भी, कैपिटल गेन की भी, बिजनेस इनकम भी, फॉरेन इनकम। सर इसके रिगार्डिंग तो मैं बात करूं ना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पर्सन जिसने यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है इसको स्किप मत करना, बिकॉज इसके अंदर पेनल्टी आपकी 10 लाख की है। ठीक है सर,
क्लेम ओनली एलिजिबल डिडक्शन, यहाँ पे अगर न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर एचआरए अलाउ नहीं है, 1014(1) की डिडक्शन अलाउ नहीं है, 1014(2) की डिडक्शन अलाउ नहीं है, आप लोग 20 लाख से यहाँ पे अपनी इनकम 1275 से नीचे ले आते हो, तो वहाँ पे भी आपकी प्रोसेसिंग में दिक्कतें आ सकती हैं और रिफंड क्लेम करने में भी जनरली आपको यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। वेरीफाइड टीडीएस टीसीएस डिटेल, आपके 26 ईयर्स में वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट दिखा रहा है खाली 87,000 का। आप वहाँ पे क्लेम कर रहे हो टैक्स पेड के अंदर जाके कि आपने वहाँ पे 1 लाख पे किया है, तो वो यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा और आपकी जो आईटीआर है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो सकती है और रिफंड में भी ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। रिपोर्ट एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई भी पे किया है तो उसको यहाँ पे करेक्टली रिपोर्ट करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है ना, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है तो यहाँ पे आपका जो रिफंड है आपके पास पहुंच ही नहीं पाता है। दैट्स वाई जब भी जनरल इन्फॉर्मेशन में आप लोग जाते हो जरूर चेक कर लीजिए आपने वहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफंड अपने बैंक अकाउंट को कर रखा है और आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे वैलिडेट होना चाहिए। प्रोवाइड एक्यूरेट पर्सनल डिटेल, बिकॉज जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना आपके यहाँ पे मेल पे हुआ करती है, आपके मोबाइल पर एसएमएस जाया करता है, कोई भी प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है अल्टीमेटली आपको पता तो होना चाहिए आपने किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाई, किससे ही फाइल करवाई, आपके मेल पे कोई भी कम्युनिकेशन आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको पता तो नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लायबिलिटी तो टैक्स पे करना और आईटीआर फाइल करने की आपकी है सर। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे करेक्टली प्रोवाइड कीजिए। क्लेम द करेक्ट टैक्स क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है जितना भी आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट वगैरह है, लाइक आप डिविडेंड के ऊपर बाहर टैक्स पे करके आ रहे हो तो सही तरीके से फॉर्म नंबर 67 को फाइल कीजिए, देन उसका क्रेडिट यहाँ पे अवेल कीजिए। ठीक है सर, सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठ के आपकी आईटीआर रिफंड को डिले कर सकता है। आराम से समझना, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को नहीं आने वाली अगर आपने अपनी आईटीआर को एक्यूरेटली फाइल किया है। डिस्क्लोज ऑल रिक्वायर्ड शेड्यूल सच एज अ कैपिटल गेन, लाइक आपका सेल ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी फिलअप करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे फॉरेन एसेट शो कर रहा है, कहाँ पे देखना है मैं दिखा दूंगा, अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी कहाँ पे आपको देख के चलना है जहाँ पे फॉरेन एसेट्स आपका दिखाता है। ठीक है, एफएसआई टीआर शेड्यूल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ पे आपको इसको फाइल करके चलना है। ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, देखो 30 दिन का यहाँ पे टाइम होता है, आपको ई वेरीफाई करना होता है। मैंने आपको दिखाया भी था, काफी सारी आईटीआर जो थी वो अभी ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग में पड़ी थी, तो आपका ई वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है, तब भी आपकी आईटीआर आगे प्रोसेसिंग में जाएंगी। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू एनी नोटिस और डिफेक्टिव रिटर्न, अगर आप लोगों ने गलत तरीके से फाइल कर भी दी है तो उसको एक्यूरेटली फाइल कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न आप लोग फाइल कर सकते हो, कोई भी दिक्कतें आपको अभी नहीं आने वाली हैं। कीप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसकी भी रिगार्डिंग के आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ है, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एंड कैपिटल गेन जो भी एक्यूरेटली टैक्स पेनल आपका रिपोर्ट कर रहा है आप लोगों को अपनी आईटीआर के अंदर वो रिपोर्ट करना है। ठीक है सर, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो एंड आपका जो रिफंड है डिले हो सकता है। अगर ये सारी बातें आप लोगों ने फॉलो करी है तो आपके आईटीआर रिफंड में, जेन्युइन रिफंड में कोई भी दिक्कतें कभी भी नहीं आएंगी। कभी भी आए सर, वो कोई एक्यूरेट टाइम वहाँ पे मेंशन नहीं है, जितना भी डिले करेंगे वो लोग वो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपको अपनी आईटीआर में सही तरीके से डिटेल फिलअप करनी है, आपका इनकम टैक्स रिफंड कभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा। अब हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं, समझते हैं किस तरीके से हम लोग इसके रिगार्डिंग ग्रेवियंस भी रेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को पेंडिंग एक्शन के बगल में ग्रेवियंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे सबमिट ग्रेवियंस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सीपीसी आईटीआर के ऊपर आप लोगों को टिक करना है, सेलेक्ट कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सर आपको प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप प्रोसेसिंग सेलेक्ट करना, यहाँ पे रिफंड के रिगार्डिंग कोई भी इशू है आप लोग यहाँ पे रिफंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। आपकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, यहाँ पे रिफंड नहीं आया तो ठीक है, बट अगर आपकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है आप लोगों को इस वाले को सिलेक्ट करना है। एप्लीकेबल एक्ट आपका पुराना वाला रहेगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आप लोगों को अप्रोप्रिएट आपके केस में एप्लीकेबल हो रहा है। सो अदर्स वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी ग्रेवियंस का डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपकी क्वेरी है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। इसके रिगार्डिंग आप लोग अदर अटैचमेंट के अंदर आपके जो आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट है वो यहाँ पे लगा के अपना ग्रेवियंस सबमिट कर सकते हो। सर हम लोग बात करें रिफंड के केस में, प्रोसेसिंग हो चुकी है रिफंड नहीं हुआ है तो यहाँ पे रिफंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एप्लीकेबल एक्ट आपका यहाँ पे पुराना वाला रहेगा सर। कैटेगरी अगर इंटीमेशन ऑर्डर आ चुका है रिफंड नहीं आया तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है एंड अदर वाले केस में आपको अदर रिफंड वाला
वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ग्रीवेंस जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे लिख दीजिए, देन अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट अटैच कर देनी है। ठीक है सर, मैंने आपको ग्रीवेंस रेज़ करना ही बता दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एआईएस, टीएएस का ऑप्शन ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे एआईएस के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शो करता है। टीआईएस के अंदर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस केस में आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रही है एंड बिजनेस रिसीट आ रही है, तो आपकी आईटीआर 1 और 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं था। दैट्स व्हाई इस वाले क्लाइंट की हमने आईटीआर 4 फाइलिंग करी है। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आपको आना है, यहाँ पे फॉरेन एसेट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो अगर आपके केस में यहाँ पे फॉरेन एसेट्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर ईयर वाइज रिपोर्ट करके चलना होता है अपनी आईटीआर के अंदर। ठीक है सर, इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर देता हूँ। कई लोगों को लगता है सर हमने जून के अंदर आईटीआर फाइलिंग करी थी, बट हमारा अभी तक रिफंड नहीं आया है, एंड कई लोगों ने जुलाई में फाइल करी और 1 घंटे में रिफंड आ गया। ठीक है, कई लोग यहाँ पे वीडियो भी बनाते हैं 1 घंटे के अंदर रिफंड आ गया। ऐसा केस जब पॉसिबल होता है जब आपकी जो रिफंड है वो काफ़ी नॉमिनल अमाउंट का है, लाइक बिलो देन 10,000 है एंड आपकी आईटीआर 1 है, उन लोगों का रिफंड जल्दी प्रोसेस कर दिया जाता है। जनरली आपका 10 टू 14 डेज़ के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग आपका रिफंड आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग घबराइए मत सर, बाद वाले पर्सन जितने भी थे उनका यहाँ पे रिफंड पहले आ चुका है। आपकी आईटीआर 2 है, 3 है या फिर आपका रिफंड ज़्यादा है, तो उस केस में टाइम लगा करता है। सो होप सो आप लोगों की सारी क्वेरी मैंने आज एड्रेस करी होंगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।